अस्सलाम वालेकुम। So in this video we will discuss chapter number 23। इसमें हम हार्ट वॉल्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट वॉल्व के क्लोजर से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारे पास कुछ वॉल्व्स की डिजीज है और कुछ हमारे पास पैदाइशी कंजेनिटल डिजीजेज है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में इसने जस्ट ये बताया जो हमारे पास हार्ट की साउंड्स हम सुनते हैं वो हार्ट वॉल्व्स क्लोज होने की वजह से होती है, ओपन की वजह से नहीं। तो ये पूछा जाता है कि वो किस वजह से होती है, तो वो हार्ट क्लोज होने की वजह से होती है। अब हम हार्ट साउंड्स में देखते हैं नॉर्मल हार्ट साउंड्स के बारे में। तो आपको पता है कि हार्ट साउंड्स होती है लुप डुप लुप डुप लुप डुप। तो अब इसको अब हम देखते हैं कि कौन सी हार्ट साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। सब दो हमारे पास मेन हम देखते हैं वॉल्व्स। आप लोगों को पता है एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, और एक वॉल्व्स होते हैं जो वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी या वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। अब वॉल्व क्लोज होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होनी है, तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं हार्ट के। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कब क्लोज होते हैं? जब हमारे पास होती है वेंट्रिकुलर सिस्टली का स्टार्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाना होता है हमारे एओर्टा में, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। तो उस टाइम एट्रिया और वेंट्रिकल के वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। तो जब ये क्लोज होते हैं तो साउंड आती है लब, और ये लब साउंड होती है फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और ये कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारे पास सेमील्यूनर वॉल्व जो जिसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व आते हैं ये क्लोज होते हैं। ये कब क्लोज होते हैं? जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में आ रहा होता है। जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में आ रहा होता है यानी हार्ट पंप कर चुका होता है ब्लड, तब ये दोनों वॉल्व्स क्लोज होते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास डब साउंड प्रोड्यूस होती है, व्हिच इज द सेकंड हार्ट साउंड। सो सेकंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, और हमारे पास जो होती है फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब इधर एक एमसीक्यूज क्वेश्चन बताने लगा हूं, वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड पूछा जाता है, उसकी रीजन बताओ। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड की रीजन ये होती है, सेकंड हार्ट साउंड रिस्पॉन्सिबल होती है एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व दोनों इकट्ठे क्लोज होने की वजह से। अगर हम इंस्पायरेशन जब हम एयर करते हैं ना, तो पल्मोनरी वॉल्व जो होता है, इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, जो पल्मोनरी वॉल्व होता है वो थोड़ा सा लेट क्लोज होता है। एओर्टिक वॉल्व पहले क्लोज हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्व थोड़ा सा लेट क्लोज होता है। इसकी वजह से जो सेकंड हार्ट साउंड है ना वो हमें स्प्लिट सुनती है, मतलब कटी हुई सुनती है। तो ये होती है स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। तो उसमें पल्मोनरी वॉल्व थोड़ा सा पहले क्लोज होता है। दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब हम ने पढ़ा है कि फर्स्ट हार्ट साउंड होता है एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। तो अब हम इसमें फर्दर देखते हैं कि इसमें इन्होंने फर्दर क्या क्या बताया हुआ है। अब इसमें पहले सोचा जाता था कि कहा जाता था जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तो जो उनके फ्लैप्स होते हैं, हमको पता है वॉल्व में फ्लैप होते हैं, बाइकस्पिड है तो उसमें 2 फ्लैप होते हैं, ट्राइकस्पिड है तो 3 फ्लैप होते हैं। वो फ्लैप आपस में जब टकराते हैं ना तो वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से साउंड होती है। पहले ये समझा जाता था, बट फिर कहा गया कि ये इसकी वजह से कोई खास साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, बिकॉज जब ये टकरा रहे होते हैं आपस में तो दरमियान में ब्लड होता है, तो वो इसके ये इफेक्ट को निगेट कर देता है। तो फिर क्यों प्रोड्यूस होती है? जब हमारी ये हार्ट वॉल्व बंद होकर टॉट हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रॉन्गली बंद हो जाते हैं, तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस पे हमारे पास प्रेशर लगाएगा, तो ये टॉट वॉल्व उस टाइम ना हमारे एट्रिया जो हमारे वेंट्रिकल है और ये सारी चीजें वाइब्रेट करेंगी। आपको पता है वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। सो वाइब्रेशन होती है इन टॉट वॉल्व्स की इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर, जैसे ये क्लोज होते हैं। साथ ही एडजेसेंट जो वॉल्व्स होती है ना मेजर वेसल्स की और हार्ट की, उनकी वाइब्रेशन भी होती है। जब इन सब की वाइब्रेशन होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। फिर यही इसी के बारे में लिखा हुआ है फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में। इसमें क्या होता है, ब्लड की फिर टर्बुलेंस होती है, फिर वो साउंड। अब ये हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं, हम ये हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप सुनते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड हार्ट साउंड के बारे में। सेकंड हार्ट साउंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व होती है। सो ये हमारे पास कब हो रही थी? जब हमारे पास हमने पढ़ा एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो रहे थे, विच आर सेमील्यूनर वॉल्व। और ये कब क्लोज होते हैं? एट द एंड ऑफ द सिस्टली। एंड ऑफ द सिस्टली में फिर बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा, और ये वाले जो वॉल्व होंगे ये
टू इन अंदर को मूव करेंगे वेंट्रिकल की तरफ, तो यहाँ पे रिवर्बरेशन होती है, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज द सेकंड हार्ट साउंड। सो नेक्स्ट जो है ये सारी ऑलमोस्ट ये रट्टे वाली चीज है, ये आप लोगों ने एक बार खुद रीड करनी है, आगे मैं इंपॉर्टेंट चीज है ताकि आप लोगों को करवा दूं। तो इसमें आप लोगों ने इसकी जो ड्यूरेशन है और जो इसकी फ्रीक्वेंसीज है वो आप लोगों ने देख लेनी है, और आपको पता होना चाहिए जो सेकंड हार्ट साउंड है ना उसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली हायर होती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट हार्ट साउंड। सो वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें मैं ये आप लोगों को पहले ये वाला ये डायग्राम समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये हमारे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास आप देखते हैं एओर्टिक एरिया है लेफ्ट राइट साइड पे, ये हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है ऑन द राइट साइड, नॉट लेफ्ट साइड। जबकि आप सोच रहे होंगे तो एओर्टिक तो होता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। आप इसको डायग्रामेटिकली देखें तो एओर्टा हमारे पास इस तरह निकल रही होती है, तो ये बेसिकली हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है। तो एओर्टिक एरिया जो होता है ना, हम पूछे तो वो होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड। पल्मोनेलिक एरिया, जो पल्मोनिक एरिया होता है वो होता है लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बाद आ जाता है ट्राइकस्पिड एरिया। अब देखें ये एरियाज एनाटॉमिकल पोजीशंस ऑफ वॉल्स पे नहीं प्रेजेंट होते। एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे वॉल्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है कि वो वॉल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये वो जगह है जहां पे उन वॉल्स की वाइब्रेशन सुनाई देती है। तो ये हमारे ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व की होती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और जो माइटल होता है ना इसकी होती है वैसे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन जस्ट बिलो द निपल। तो ये इसकी पोजीशन होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन। और माइटल एरिया की एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसको हम नाम देते हैं एपेक्स बीट। एपेक्स बीट पूछे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एपेक्स बीट। ये माइटल एरिया की बीट है, ये माइटल वॉल्व के क्लोजर की हमें इधर वाइब्रेशन सुनाई देती है। इट इज नॉट द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ माइटल वॉल्व, ये बात याद रखिए, एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होती। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम थर्ड हार्ट साउंड के ऊपर। तो इस वाले पैराग्राफ में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि थर्ड हार्ट साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है बिगिनिंग ऑफ मिडल थर्ड ऑफ द डायस्टली। तो आपने डायस्टली के डिफरेंट फेजेस पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जो मिडल फेज होता है, मिडल थर्ड होता है, इसमें हार्ट साउंड ये हमारे पास सुनाई देती है। अब आपको पता होना चाहिए कि हार्ट साउंड ये नॉर्मल है या हमारे पास एबनॉर्मल है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आप लोग देख सकते हैं द थर्ड हार्ट साउंड में बी नॉर्मली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। तो जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये नॉर्मल है, और कुछ एडोलेसेंट्स में भी ये नॉर्मल है। बट यंग अडल्ट्स बट जनरली इंडिकेट सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इन द ओल्डर अडल्ट। लेकिन जो हमारे पास है ना थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल कब है, ये हमारे पास होती है नॉर्मल चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में और यंग अडल्ट्स में, उनमें सुनाई दे सकती है। बट अगर ये हमें अडल्ट में किसी बड़ी एज वाले में सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। तो ये हमारे पास होगी थर्ड हार्ट साउंड, जो कि हमारे पास पैसिव मूवमेंट जब होती है मिडिल थर्ड में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ हार्ट साउंड की तरफ। अब ये सारी हार्ट साउंड की आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए, और पूछते हैं तो थर्ड हार्ट साउंड की पेक्यूलरिटी आपको पता लग गई। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। तो एट्रिया आपको पता है प्राइमर पंप एक्ट करता है, आखिरी 20 जो मिलीमीटर ऑफ एच, जो आखिरी 20% ब्लड होता है उसको लाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास होती है फोर्थ हार्ट साउंड। तो इसमें आप लोगों ने ये रीड करना है। अब यही इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम देखते हैं कि ये कब सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हार्ट साउंड इज ऑफन हर्ड इन ओल्डर पीपल विद द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो ये कब सुनाई देती है, तो ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट इट वी कैन हियर इट इन लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो ये आगे आपकी चारों हार्ट साउंड, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है ऑस्कल्टेशन एरिया। तो ऑस्कल्टेशन एरिया ये थे, यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप रखेंगे तो हमें एओर्टिक एरिया की बात आएगी, इधर हम सुनेंगे तो हमें पल्मोनरी एरिया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम एपेक्स बीट सुनते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन पे तो हमें क्या सुनाई देगी, माइटल वॉल्व, ये माइटल एरिया होता है। तो ये हमें आप देख सकते हैं लिसनिंग ऑफ द साउंड ऑफ द बॉडी विद द एड ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के साथ इज ऑस्कल्टेशन। तो आप लोगों ने इसको जस्ट रीड कर लेना है। तो इसमें बस एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अच्छा ये इसमें ये सारी हार्ट साउंड कार्डियोलॉजिस्ट को समझ आ जाती हैं।
एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो माइटल एरिया है इज ऑफन ओवर द एपेक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के एपेक्स पे माइटल एरिया होता है, क्योंकि माइटल वॉल तो एवी एट्रियो वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, बट जो बीट है वो यहाँ पे सुनाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोनोकार्डियोग्राम। अब इसमें क्या क्या, अगर हम हार्ट साउंड्स को फोनोकार्डियोग्राम के थ्रू सुनते हैं। अच्छा जी, ये आप लोग को फिगर नजर आ रही है, ये हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक में, वो अभी हम पढ़ते हैं। पहले उससे पहले जो वॉल्वुलर लीजन्स है हम पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट हार्ट मर्मर का टॉपिक है फिर हम उसमें ये चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं र्यूमेटिक वेल्वुलर लीजन, ये क्या होती है और ये कौन सी डिजीज होती है। सो र्यूमेटिक फीवर हमारे पास किस वजह से कॉज होता है, ये ना हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। बैक्टीरिया की वजह से ऑटो इम्यूनिटी फर्दर होती है, एक जो मैं आपको समझाता हूँ अभी किस तरह होती है। अब हमारे पास जो र्यूमेटिक फीवर है ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, और ये किस तरह बैक्टीरिया इस ऑटोइम्यून डिजीज को एक्टिवेट करता है। अब हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन, आपने बस इसका नाम याद रखना है, आप ये आगे फर्दर कभी थर्ड ईयर में पढ़ोगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन होता है उसमें एक होता है ग्रुप ए हिमोलाइटिक। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना, ये सोर थ्रोट करवाता है, स्कारलेट फीवर करवाता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन करवाता है। अब ये इन्फेक्शन करवा देता है। अब जब ये इन्फेक्शन करवाता है ना, तो हमारे जब भी बैक्टीरिया आता है हमारी बॉडी एज अ रिजल्ट आपको पता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी कि हम इस बैक्टीरिया को किल कर सकें। बट जो ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी इस बैक्टीरिया के खिलाफ प्रोड्यूस करती है ना, यही बॉडी हमारे पास जाके हमारे हार्ट वॉल्स को डैमेज कर सकती है। जो ये एंटीबॉडीज है ना, इसने बेसिकली बैक्टीरिया पे अटैच होना होता है और बैक्टीरिया को डैमेज कर देना होता है, डिस्ट्रॉय कर देना होता है। बट जरूरी नहीं है कि ये एंटीबॉडी सिर्फ बैक्टीरिया के साथ अटैच हो, तो ये हमारे हार्ट वॉल्स के साथ भी अटैच हो सकती है। तो ये र्यूमेटिक फीवर में यही चीज हो रही होती है कि ये हमारे पास जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ये हार्ट वॉल के पास जाती है, तो एज अ रिजल्ट ये हार्ट वॉल पे अटैच होकर हार्ट वॉल्स को डैमेज करती है। तो र्यूमेटिक फीवर की वजह से हमारे पास लार्ज हेमोरेजिक फाइब्रेनस बल्बस लीजन अलोंग विद द इन्फ्लेम्ड एंड ऑफ द हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल को जब डैमेज करेगी तो वो उसके एंड इन्फ्लेम हो जाएंगे, तो ये मतलब हार्ट वॉल की डैमेज कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास सबसे ज्यादा डैमेज ये किस वॉल को करती है। अगर पूछा जाए रोमेटिक फीवर सबसे ज्यादा किस वॉल को डैमेज करती है, तो चार वॉल में से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइटल वॉल। सबसे ज्यादा ये माइटल वॉल को करती है, जो कि आपको पता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा किसको डैमेज करती है, एओर्टिक वॉल। ये आपको पता है कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में होता है। तो इन दोनों को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। जो राइट वॉल्स है ना, उसको ये ऐसा जितना डैमेज नहीं करती, बिकॉज वो है लो प्रेशर जगह। तो ऐसा हाई प्रेशर जो होते हैं ना, वहां पे डैमेज ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये माइटल वॉल और एओर्टिक वॉल को ज्यादा डैमेज करते हैं। और अब आपको पता लग गया होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है, जो एंटीबॉडीज इंड्यूस करवाती है और एंटीबॉडीज जाके हमारे वॉल्स को डैमेज कर देती है। अब जब वॉल्स को डैमेज करती है तो क्या होता है कि दो वॉल्स ना जब डैमेज होते हैं तो एज अ रिजल्ट बाद में फाइब्रस स्कार बनना होता है। तो हमारी बॉडी में ना कोई भी चीज डैमेज होती है तो बाद में उसकी जगह पे ना, उसके सेल्स की जगह पे वहां पे फाइब्रस स्कार बन जाता होता है, जो उसकी जगह को फिल करता है। अब उसकी जगह, फॉर एग्जाम्पल आप ईंटें लगाते हो तो आप उसके दरमियान में जो खाली जगह होती है उसमें सीमेंट भरते हो ना, इसी तरह यहाँ पे स्कार बनता है। तो अब ये जो स्कार होता है ना अब हम आगे पढ़ रहे हैं स्कारिंग ऑफ वॉल। तो इसमें हमारे पास वो जो स्कार बनता है वो हमारे पास वॉल्स के फॉर एग्जांपल 3 लीफलेट है। अब जो एडजेसेंट लीफलेट्स होते हैं ना, ये इनको वो स्कार जोड़ देता है। ये एक तरह से उसके दरमियान एल्फी का वर्क कर रहा है। तो जब ये ऐसे वर्क करेगा ना तो हमारे पास स्टीनोसिस हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास स्टीनोसिस हो जाएगा। अब स्टीनोसिस हो रहा है और इसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा है कि मतलब स्टीनोसिस हो रहा है कि हार्ट वॉल स्टॉट हो गया है, उसके अलावा रिगर्जिटेशन भी हो रही है, यानी हार्ट वॉल बंद भी नहीं हो पा रहे, यानी एट द सेम टाइम स्टीनोसिस भी हो रहा है, एट द सेम टाइम रिगर्जिटेशन भी हो रही है। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि एक कंडीशन अकेली हो रही है। जब फाइब्रस स्कार बन जाता है ना, तो यूजुअली स्टीनोसिस और जो रिगर्जिटेशन की कंडीशन है ना, ये दोनों इकट्ठे को एग्जिस्ट करती है। तो इसमें जस्ट उसने ये बताया हुआ जो स्कारिंग होती है उसमें क्या होता है। तो इसमें यही आप लोगों ने बात याद रखनी है कि इसमें ये दोनों कंडीशंस करवा देगा, एट द सेम टाइम स्टेनोसिस भी करवा देगा, एट द सेम टाइम रिगर्जिटेशन भी करवा देगा। अदर कॉजेज ऑफ वस्कुलर लीजन, हमारे पास स्टेनोसिस और लैक ऑफ वन और मोर लीफलेट, यानी हमारे पास स्टेनोसिस हो सकता है वेल्वुलर लीजन में, वॉल्स की कोई लीजन में, या कोई एक वॉल्व हो सकता है कंजेनिटली प्रेजेंट ही ना। फॉर एग्जांपल ट्राइकस्पिड में
एक कस्पिड ना प्रेजेंट हो या कोई वॉल्व प्रेजेंट ही ना हो, कंप्लीट लैक ऑफ लीफलेट, मतलब कोई लीफलेट प्रेजेंट ही ना हो, तो आपको ये सारी चीजें जस्ट इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हार्ट मर्मर और कोज बाय वेल्वुलर लीजन। तो अब हम देखते हैं स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन की वजह से जो हमारे पास वेल्वुलर लीजन्स होती हैं, जो हमें हार्ट साउंड्स में डिफरेंस सुनाई देता है, वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टोलिक मर्मर और एओर्टिक स्टेनोसिस। सिस्टोलिक मर्मर से क्या मीन है? सिस्टोलिक मर्मर वो मर्मर है जो ड्यूरिंग सिस्टली, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट सुनाई देंगे। और डायस्टोलिक मर्मर से मीन है कि जो हमें डायस्टली ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट सुनाई देंगे। अब एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है? इसमें आपको पता है कि जो एओर्टिक वॉल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली खुल नहीं पा रहे होंगे, ओपन नहीं हो रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहे होंगे। अब जब हमारा एट्रिया ने वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है ड्यूरिंग वेंट्रिकल, आपको पता है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ड्यूरिंग सिस्टली, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एट्रिया का वॉल्व प्रॉपर नहीं खुलेंगे। जब एओर्टिक वॉल्व प्रॉपर नहीं खुलेंगे, एओर्टिक वॉल्व जब प्रॉपर नहीं खुलेंगे तो वो एक्ट करेंगे नोजल की तरह। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पाइप है, आप पाइप को पकड़ें, उसमें से नॉर्मल पानी गुजर रहा है, आप उस पाइप को दबा दें तो वो एक्ट एज ए नोजल करेगा जब उसका रास्ता छोटा हो जाएगा। इसी तरह स्टेनोसिस में भी होता है कि रास्ता छोटा हो गया तो वो नोजल की तरह एक्ट करेगा, तो इतना पीछे प्रेशर डेवलप होता है, इतना जोर से कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही होती है तो इसमें से जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर से निकलेगा। और जब हमारे पास ब्लड इसमें से प्रेशर के अंदर से निकलता है तो एज अ रिजल्ट इंटेंस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से वाइब्रेशन है जो कि एयोटा में और इवन थोरेसिक एयोटा नेक तक फील होती है ये वाइब्रेशन। तो इसकी जो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसको कहते हैं एयोटिक स्टेनोसिस की जो साउंड होती है। ये सिस्टोलिक मर्मर होती है, आफ्टर फर्स्ट साउंड होती है। फिर ये हमने होगी मर्मर जो हम सुन रहे हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। एक होता है थ्रिल। थ्रिल क्या होता है? जो वाइब्रेशन होती है ना, इसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वो वाइब्रेशन जो हम फील करते हैं, उस फील करने को उसको थ्रिल कहते हैं। ये आप कोई स्टेथोस्कोप से नहीं सुन रहे। थ्रिल में आप स्टेथोस्कोप नहीं यूज कर रहे, थ्रिल में आप वाइब्रेशन महसूस कर रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है। ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रिल एंड द मर्मर। सो यू विल लिसन द साउंड इन द मर्मर, एज थ्रिल में यू विल फील द वाइब्रेशन। नेक्स्ट इज डायस्टोलिक मर्मर। तो ये हमारे पास ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या है कि वॉल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहा, तो यानी ब्लड जब एओर्टा में पंप हो जाएगा तो बैक फ्लो होगा इसमें। तो इसमें हम देखते हैं बैक फ्लो जब होगा तो फर्दर हमारे पास क्या। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट की होती है तब कोई साउंड नहीं आएगी, तब वो बिल्कुल जैसे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करता करेगा, ब्लड एओर्टिक वॉल्व में से इजीली पास कर देगा। लेकिन जब रिलैक्स करेगा तो अब क्या होता है, एओर्टिक वॉल्व में बंद होना होता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के केस में क्या होता है, जो ये एओर्टिक वॉल्व है ये प्रॉपर बंद नहीं हो पाते। तो क्या होगा, जो एओर्टा में आपको पता है इवन रिलैक्सेशन फेज में भी एओर्टा में 80 तक ब्लड प्रेशर रहता है। तो अब ये प्रेशर 80 तक स्टिल एओर्टा में होगा, जो कि अब रिवर्ट करेगा बैक, अब ये वापस आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज आएगा तो ये ब्लोइंग मर्मर देगा, ये साउंड देगा, ये टर्बुलेंस इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास ये चीज हमारे पास पता है, आपको टर्बुलेंस की वजह से वाइब्रेशन होती है, ये सारी चीजें मिलके हमारे पास मर्मर प्रोड्यूस करती है। तो एज अ रिजल्ट हमें डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देगी। नेक्स्ट अगेन आ जाते हैं सिस्टोलिक मर्मर। तो सिस्टोलिक मर्मर आपने दो वेल्वुलर डिजीज में देखी है। एक होता है इयोटिक स्टेनोसिस, एक होता है माइटल रिगर्जिटेशन। ये पूछा जाता है कि सिस्टोलिक मर्मर्स कब कब आएगी, तो आपने बताना है कि इयोटिक स्टेनोसिस में और माइटल रिगर्जिटेशन में। तो माइटल रिगर्जिटेशन क्या होता है कि इसमें आपके जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है वो वाला वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं होता। आपको पता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो एट्रिया और वेंट्रिकल का वॉल्व क्लोज होता है और एओर्टा का वॉल्व ओपन होता है। अब माइटल रिगर्जिटेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये सिस्टोलिक मर्मर है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया वेंट्रिकल का जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, वो क्लोज नहीं होगा माइटल वॉल्व। तो एज अ रिजल्ट आपके पास रीगर्जिटेट करेगा। आप देखेंगे ये माइटल वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व के रिलेटेड ही होगा, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी के रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो लो प्रेशर सिस्टम है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो इसने ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा वाइब्रेशन फेस करनी होती है। तो जब सिस्टली में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को जाना चाहिए था एओर्टा में, तो ब्लड एओर्टा में भी जाएगा। अब ब्लड को
के पास एक और पाथवे है कि वो वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस जा सकता है, तो ये होती है माइटल रिगर्जिटेशन। तो ये हमारे पास ब्लड ट्रांसमिटेड मोर स्ट्रांगली इनटू द लेफ्ट एट्रियम, however the left atrium is so deep within the chest that it is difficult to hear the sound. तो माइटल रिगर्जिटेशन सुनना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट एट्रिया के ना एनाटॉमी में देखें तो लेफ्ट एट्रिया आप देखेंगे पोस्टीरियरली फेस कर रहा होता है, तो इस वजह से ये एज सच हमें इतनी सुनाई नहीं जाती। तो हम इसको क्या कहते हैं, एट रिजल्ट द साउंड ऑफ माइटल रिगर्जिटेशन is transmitted to chest wall mainly through left ventricle to the apex of heart. तो ये एपेक्स ऑफ हार्ट में वहां पे थोड़ी सी सुनाई दे सकती है, वाइब्रेशन से ट्रांसफर हो गया। अदरवाइज आपको बस ये याद लाजमी होना चाहिए कि सिस्टोलिक मर्मर कब होती है, माइटल रिगर्जिटेशन में, एरोटिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट जो हम आखिरी वल्वुलर मेन जो देखेंगे वो है डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर हमारे पास क्या होगी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में और माइटल स्टेनोसिस में, यानी ऑपोजिट में होती है। अगर एओर्टा के रिगर्जिटेशन में जो चीज हो रही है वो माइटल के स्टेनोसिस में होगी, क्योंकि ये वॉल्स ऑपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं। तो डायस्टोलिक मर्मर क्या होगी, जब रिलैक्सेशन होनी है तो रिलैक्सेशन के अंदर ब्लड हमारे पास माइटल स्टेनोसिस में आप लोग अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ना ये होता है, जब रिलैक्सेशन फेज होती है तो आपको पता है हार्ट के अंदर ब्लड आना है। तो आपको पता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है ड्यूरिंग डायस्टली, और फिर सिस्टली उसको पंप कर देती है। तो डायस्टली में अब आना था एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड। तो अब यहाँ पे माइटल स्टेनोसिस हुई है, तो एट्रिया से जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो प्रॉपर्ली आ नहीं पा रहा। तो जो स्टार्टिंग 1/3 होता है ना डायस्टली का, उसमें ऐसा कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। तो वो हमें पता है कि साउंड नहीं सुनाई देती, क्योंकि उसकी रीजन है वेंट्रिकल खाली होता है तो ब्लड रिवर्बिरेट या टर्बुलेंट नहीं होता। जो सेकंड थर्ड होता है तब हमें मेनली, या थर्ड पार्ट होता है उसमें हमें सुनाई देती है, तब ब्लड रिवर्बिरेट होने लग जाता है, वाइब्रेट होने लग जाता है। तो आपने पढ़ा था कि जो एडल्ट्स होते हैं उसमें नॉर्मली हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई नहीं देती। तो अगर उनमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे रही है तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उनमें माइटल स्टेनोसिस हुई है, क्योंकि थर्ड हार्ट साउंड वैसे सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट आप लोगों ने फोनोकार्डियोग्राम, ये आप लोगों ने एक बारी देख लेने हैं कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन स्टेनोसिस और माइटल रिगर्जिटेशन का ओनली ड्यूरिंग सिस्टली होता है, और जो हमारे पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन है और माइटल स्टेनोसिस है वो ड्यूरिंग डायस्टली होता है। तो ये आप लोगों को मैं पीछे बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं एब्नॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक। अब इसमें क्या देख रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलेशन इन एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के। इसमें क्या होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली पंप करके नहीं जा सकता, क्योंकि एओर्टा में फॉर एग्जांपल जब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाना था तो वॉल्स प्रॉपर्ली ओपन नहीं है, दरवाजा प्रॉपर्ली ओपन नहीं है, तो ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जा सकता। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्स टू एम्प्टी एडिक्वेटली। जबकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होगा कि हमारे पास ब्लड का बैक फ्लो होगा, केस में जो एओर्टा से ब्लड है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो नेट स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब पंप करना था ब्लड, एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से ब्लड प्रॉपर्ली बाहर नहीं जाएगा, तब भी कम स्ट्रोक वॉल्यूम। जब हमारे पास वॉल्व्स ओपन रह जाएंगे, तो जब हमारे पास जाता है ना वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड, तो जो वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि वो वापस ना आए। लेकिन अगर वो वॉल्व्स क्लोज नहीं होंगे तो वो वापस आ जाएगा, तब भी स्ट्रोक वॉल्यूम कम। तो दोनों केसेस में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। अब ये एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बात होगी। अब हम देखते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारे पास जो एओर्टिक स्टेनोसिस होता है ना और रिगर्जिटेशन होती है, इसकी वजह से लेफ्ट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसकी रीजन क्या है, अब एओर्टिक स्टेनोसिस हुई है तो इसका मतलब है दरवाजा प्रॉपर नहीं खुला हुआ, यानी एओर्टा का जो वॉल्स होते हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं है। तो जब हमारा हार्ट पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, तो एज अ रिजल्ट उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ कि आप कोई छोटा सी जगह है, फॉर एग्जांपल आपने दरवाजा आधा खुला हुआ है और आप थोड़े हैवी वेट चैंपियन है, आप उसमें से पास करने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी अटक जाएगी, आपको जोर लगाना पड़ेगा पास होने के लिए, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। और एक आपका वही दरवाजा, आप उतने ही साइज के हैं लेकिन अब दरवाजा पूरा खुला हुआ है, आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, आप सिंपली उस दरवाजे से पास कर जाएंगे। एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में यही हो रहा है कि अब उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो अब उसके केस में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगाने की वजह से अब हार्ट को, वेंट्रिकल को कंटिन्यूअसली ज्यादा वर्क करना पड़ेगा लेफ्ट को,
और हमने पढ़ा था अगर कोई चीज ज्यादा वर्क करती है, उसको कंटिन्यूसली ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो वो हाइपरट्रॉफिड हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और रीगर्जिटेशन के केस में क्या होता है, रीगर्जिटेशन के केस में भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जब एओर्टिक रीगर्जिटेशन होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता जाएगा। अब स्टेनोसिस के केस में था कि ज्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना था। अब जो हमारे पास रीगर्जिटेशन होती है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, उसमें एओर्टा का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता रहता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड ज्यादा है, अब यानी इसको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारे पास तब भी हमारे पास जो होता है हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसके बाद थर्ड इस केस में क्या होता है, अब इस केस में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है अगर एओर्टिक रीगर्जिटेशन या स्टेनोसिस है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। जब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो आपको पता है कि आर्टीरियल प्रेशर कम होगा। आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो सिंपैथेटिक जो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर रीनल ब्लड फ्लो भी कम होगा तो हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन होगी। तो ये सारी चीजें मिलकर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा करती है, जो हम पीछे प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, वेनस रिटर्न ज्यादा होगा, उधर उधर से हमारे पास जो किडनी है उधर से रेनिन एंजियोटेंसिन ज्यादा होगा। और इसके अलावा जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो हमारे पास किडनी को एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगा, और एरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और इसकी वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एओर्टिक वॉल्वुलर लीजन में बी एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। सो अब हम आगे देखते हैं, इसमें बताते हैं कि जब हमारे पास एओर्टिक वॉल्व की मतलब लीजन हो जाती है या एओर्टिक वॉल्व, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इंट्रावेस्कुलर प्रेशर है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल जब हम कंटिन्यूअसली पंप कर रहे हैं ब्लड, तो वो जो ब्लड हमने पंप करना है, अब हमें ज्यादा ब्लड या पंप करना है। जब स्टेनोसिस है तो हमें ज्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना है, तो हमारे वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब हमारा वेंट्रिकल को स्ट्रोंगली, जब वेंट्रिकल सिस्टली में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है, आपको पता है सब एंडोकार्डियल वेसल ड्यूरिंग सिस्टली क्लोज होती है, ये मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो जब ये क्लोज होगी तो इस्कीमिया का चांसेस है। इसी तरह जब हमारे पास एओर्टिक रीगर्जिटेशन होती है तो उसमें हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब ब्लड वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा होता है वेंट्रिकल के अंदर, तो ये भी हमारे पास कोरोनरी ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देता है और हमारे पास इस्कीमिया करवा सकता है हार्ट मसल का। तो ये सब कुछ हो सकता है स्टेनोसिस के केस में, या तो सब एंडोकार्डियल वेसल कंप्रेस होगी और इस्कीमिया करवा सकते हैं, और समटाइम्स अगर ये प्रॉपरली ना मैनेज हो तो ये हमारे पास वेंट्रिकल फेलियर करवा सकता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में अब एबिलिटी नहीं रहती कि वो प्रॉपरली पंप कर सके। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉपर एबिलिटी नहीं रहती तो आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा, उसकी वजह से पल्मोनरी वेन में ब्लड वेसल की ब्लड एक्यूमुलेट होगा, और जब ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां का प्रेशर इंक्रीज होगा और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, जो पीछे मैं पिछले चैप्टर में सारा प्रोसेस बहुत एलेबोरेट कर चुका हूँ, तो वो सारी स्टेजेस आप लोग उधर से देख सकते हैं। तो अब वो वर्क डिमांड पूरी नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं माइटल स्टेनोसिस और माइटल रीगर्जिटेशन में। अभी हमने एओर्टिक स्टेनोसिस देखा था और रीगर्जिटेशन। तो इस केस में आपको पता है कि माइटल रीगर्जिटेशन और स्टेनोसिस के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास जो माइटल वॉल्व होता है वो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, तो इसका मसला आएगा, यानी ब्लड फ्लो एट्रिया से प्रॉपर्ली वेंट्रिकल में नहीं हो पा रहा होता। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एट्रिया के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होगा। तो हमारे पास जब एट्रिया के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो एट्रिया का प्रेशर राइज करेगा, पीछे वो पल्मोनरी वेन आती है उसका प्रेशर को राइज करेगा, और जब वो पल्मोनरी वेन के प्रेशर को राइज करेगा तो पल्मोनरी एडीमा के चांसेस है। तो इस केस में क्या होता है, पल्मोनरी एडीमा के मेनली चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये इस डिजीज में पल्मोनरी एडीमा के बता दिया। फिर उसके अलावा जब हमारे पास एट्रिया में ब्लड जाएगा तो एट्रिया में ब्लड, अब एट्रिया को काम ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि एट्रिया में ब्लड ज्यादा है, तो एट्रिया को काम करना पड़ेगा ज्यादा। व्हेन एट्रिया इज गोइंग टू वर्क मोर तो एट्रिया एनलार्ज हो जाएगा, एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और जब एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सर्कस मूवमेंट होगी। आपने पढ़ा था 13 चैप्टर में कि जब एट्रिया लार्ज हो जाता है तो जो पाथवे होता है हमारे पास इम्पल्स का वो हमारे पास उसका इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वो सर्कस मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, और सर्कस मूवमेंट लीड टू द एट्रियल फिब्रिलेशन। तो हमारे पास जब एट्रिया एनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि एट्रिया को फंक्शन ज्यादा करना पड़ा है क्योंकि एट्रिया में ब्लड ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट इसकी कंपनसेशन जो अर्ली माइट्रल वॉल्व डिजीज, इसमें क्या होती है, इसमें भी वही कंपनसेशन की ट्राई हो रही होती है कि जब एट्रिया में ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होगा वो प्रॉपर्ली हमारे पास वेंट्रिकल में नहीं आएगा, जब वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो प्रॉपर्ली बॉडी में पंप नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट किडनी फील करेगी कि मेरे पास प्रेशर कम है, तो वो एज सच अपना प्रेशर करने के लिए बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, और जब वो बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगी, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइज होगा, एडीमा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वही है जो आप बार बार पिछले चैप्टर 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, और मैं बार बार इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी बता चुका हूँ, एग्जैक्ट इसके मैकेनिज्म बता चुका हूँ, तो ये वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, तो इसमें भी वही चीज हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलेटरी डायनामिक ड्यूरिंग एक्सरसाइज विद द वेल्वुलर लीजन। तो हम देखते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीनस ब्लड आर रिटर्न टू द हार्ट। अब क्योंकि जब एक्सरसाइज होनी होती है ना तो वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, क्योंकि अब हमें कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा करनी होती है, क्योंकि वीनस रिटर्न इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पेरीफ्री के होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास ब्लड वापस ज्यादा आता है। तो therefore all the dynamic abnormalities that occur in the different type of valvular disease become tremendously exacerbated। तो हमारे पास कोई भी वॉल्व डिजीज हो, आपको पता है कोई भी हार्ट की डिजीज हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो एग्रवेट करती है। आपने हार्ट डिजीज पर रियूमेटिक कोई भी डिजीज आप पढ़ लो उसमें वो एग्रवेट होने हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी हमारे पास क्या होगा, अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये सारी कंडीशन एग्रवेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पेशेंट विद एओर्टिक वेल्वुलर रीजन एक्सरसाइज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर फॉलोड बाय एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। इसमें क्या होगा, अब जब हमारे पास हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अब जिनको एओर्टिक स्टेनोसिस है वो प्रॉपर्ली ब्लड बॉडी में भेज नहीं सकते थ्रू सिस्टेमिक आर्टरीज, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी, अब हार्ट और स्ट्रांगली पंप करेगा, सिंपैथेटिक और एक्टिवेट होगा, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कर सकता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा तो ऑब्वियसली हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा, तो हार्ट एक्यूमुलेट होके हमारे पास एडिमा करवा देगा, पल्मोनरी एडिमा, तो ये हमारे पास हो जाता है। इवन इन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ वेल्वुलर डिजीज द पेशेंट कार्डिक रिजर्व diminish in proportion to the severity of valvular dysfunction। तो हम पिछले में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल कार्डिक रिजर्व हमारे पास 300 to 400% होता है, तो इसमें कोई भी हार्ट डिजीज होती है उसमें कार्डिक रिजर्व कम हो जाता है। व्हेन द कार्डिक रिजर्व डिक्रीजेस इट सिंपली मींस, इसका एक ही मतलब होता है, अगर कार्डिक रिजर्व डिक्रीज हो गया है तो आप कोई हार्ट की डिजीज में है, क्योंकि जब हार्ट की कोई डिजीज होती है तो कार्डिक रिजर्व यूजुअली डिक्रीजेस। Now we are going to discuss about abnormal circulatory dynamic in congenital heart diseases, जिसमें दो तो हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक है हमारे पास पेटेंट एक्टस आर्टीरियोसिस और एक होती है टेराटोलॉजी ऑफ फेलर। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर, तो ये हम दोनों अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इस पैराग्राफ में उन्होंने सिंपल सा पहले जनरल सा ओवरव्यू दिया कि हमारे पास होता है एक लेफ्ट टू राइट शंट, एक राइट टू लेफ्ट शंट। जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है वो क्या मतलब होता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का हार्ट का ब्लड है, फॉर एग्जांपल ये आपका लेफ्ट साइड से हार्ट से ब्लड जाता है एओर्टा में, तो ये एओर्टा में ब्लड जाता है, तो ये आप देखते हैं कि हमारे पास जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है इसमें हमारे पास ये ब्लड इधर से एओर्टा से जाता है वापस पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, बेसिकली लेफ्ट साइड हार्ट से राइट साइड के हार्ट में जा रहा है, तो ये हमारे पास होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो इसमें हमारे पास इसको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंट। और अगर हमारे पास राइट साइड से वो लेफ्ट साइड पे जाता है तो राइट साइड ने ब्लड पंप करना होता है हमारी लंग्स में, तो अगर ये स्टेनोस अगर हमारे पास शंट बनता है लेफ्ट राइट साइड से, वो लेफ्ट साइड में चल जाता है या राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चल जाता है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट शंट है। तो लेफ्ट टू राइट शंट की एग्जांपल है आपका पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, और ये एमसीक्यूज है और ये वाइवा क्वेश्चन है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कौन सा शंट है, तो आपने बताना है लेफ्ट टू राइट शंट है। उसके अलावा अगर कोई भी स्टेनोसिस होगा तो उसकी वही कंडीशंस होगी जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस होगा तो आपको पता है हाइपरट्रोफी होगी। उसके अलावा एक और होता है स्टेनोसिस जो होता है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, कि एओर्टा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इधर इस जगह पे यहाँ पे इधर स्टेनोसिस हुआ होता है। तो जब स्टेनोसिस होगा तो हम पीछे एक चैप्टर था 19 चैप्टर में बड़ा एक्सप्लेन के साथ पढ़ के आए हैं कि जब नीचे होगा तो नीचे ब्लड फ्लो कम होगा
किडनी को ब्लड फ्लो कम जाएगा, किडनी अपना नीचे वालों का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, तो किडनी का ब्लड प्रेशर कम था वो मेंटेन हो जाएगा, लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, बट जो अपर लिम्ब है इससे ऊपर जो ब्लड सप्लाई होते हैं वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से होता है। अब हम देखते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो मैंने अभी आपको बताया ये होता है लेफ्ट टू राइट शंट, और इसमें हम फर्दर देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अच्छा, तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। आपको पता है जब आप नॉर्मली जब फीटल लाइफ में होते हैं तो तब ये प्रेजेंट होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है, इसको लेफ्ट टू राइट शंट कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जब फीटल लाइफ होती है ना तो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है तब आपका जो यहाँ से ब्लड पास कर रहा होता है, क्योंकि तब आपका ऑब्वियसली हार्ट तो प्रॉपर ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन तब आपके लंग्स जो होते हैं फीटल लाइफ में वो इनएक्टिवेट होते हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, क्योंकि उसमें हवा तो जा नहीं रही होती, इनएक्टिवेटेड लंग्स होते हैं। तो उधर जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा ऑफर हो रही होती है और उधर ब्लड नहीं जा सकता। और जब याद रखना, जब आप फीटल लाइफ में होते हो तब आपका जो राइट एट्रिया से जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा होता है, ये इसका प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा होता है, बिकॉज ये हाई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जा रहा होता है। हमारा सिस्टेमिक प्रेशर नॉर्मली, अभी आप जो बड़े हो गए हो तो आप लोग का सिस्टेमिक प्रेशर क्यों ज्यादा है, बिकॉज हाई रेजिस्टेंस सिस्टम है आपका सिस्टेमिक सिस्टम, और पल्मोनरी सिस्टम लो रेजिस्टेंस सिस्टम है। बट फीटल लाइफ में ये ऑपोजिट होता है, फीटल लाइफ में पल्मोनरी सिस्टम हाई रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, बिकॉज उधर ब्लड नहीं जा सकता, बिकॉज वहां पे कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके होता है बहुत ज्यादा प्रेशर, तो ये जो ब्लड होता है ना ये यहाँ से एओर्टा में जा रहा होता है जब आप फीटल लाइफ में होते हैं, तो एओर्टा से फिर पूरी बॉडी में चल जाता है। तो इसी तरह अगेन वो इसी तरह वापस आता है थ्रू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, उधर से पल्मोनरी आर्टरी से वापस एओर्टा और बॉडी में, क्योंकि तब आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना होता है। तो ये होता है तब की बात जब आप फीटस हो, जब आप अभी पैदा नहीं हुए, अभी आपकी डिलीवरी नहीं हुई। अब आ जाते हैं आप अब पैदा हो गए, अब क्या होगा, जब आप पैदा हो जाते हो तो आपके जो लंग्स है वो ओपन होते हैं। अब रोते क्यों हो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब सांस लेता है तो उसके लंग्स ओपन होते हैं, तो उसकी बॉडी में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आती है जिसकी वजह से वो रोता है। तो ये उन ड्रास्टिक चेंजेस में से एक ये चेंज होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसका लंग्स ओपन होते हैं, अब लंग्स में ब्लड जा सकता है, बट अब लंग्स लो रेजिस्टेंस सिस्टम हो गया है और जो आपका एओर्टा है वो हाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ एओर्टा में से ज्यादा तेजी से ब्लड जाएगा, अब एओर्टा में प्रेशर ज्यादा हो गया है, पल्मोनरी आर्टरी में कम हो गया है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज्यादा हो गया है। तो जब हमारे पास एओर्टा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो डिफरेंट मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, जो आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ोगे, जो इस डक्टस आर्टरियोसिस जो आपस में कनेक्ट होता है इस कनेक्शन को खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बट समटाइम्स ये परसिस्ट रह जाता है। अगर ये परसिस्ट रह जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, कि वो बंद नहीं हुआ। अब इस केस में क्या हुआ है आपको पता है, अब इसके एओर्टा में प्रेशर है ज्यादा, और जो इसका एओर्टा में प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ जाएगा। तो एओर्टा से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से आपको पता है ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आपके पास हार्ट में आ जाएगा। तो आपने ये सारा देखा कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ये वापस लेफ्ट में आएगा, फिर से एओर्टा में, तो ये एक अलहदा से सिस्टम बन गया। अब ये सारा ब्लड ऐसे नहीं जाता, कुछ एओर्टा से आपके सिस्टम में की तरफ भी जाता है, बट बहुत सा ब्लड ऐसा है जो यहाँ से इस सिस्टम के थ्रू जाता है कि यहाँ से एट्रिया में, वेंट्रिकल से आपके पास एओर्टा में गया, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रिया। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसमें हमारे पास अब इसमें ना यहाँ से लेके यहाँ तक सारी यही बातें लिखी थी जो अभी तक बताई है। तो इसके बाद हम आगे फर्दर देखते हैं कि डायनामिक्स में हम देखते हैं क्या इन्होंने बताया हुआ है। तो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड टू द एओर्टा। तो ये अभी ये सारी चीजें भी मैं बता चुका हूँ। अब ये रीसर्कुलेशन मैंने आपको बता दी। अब ना हमारे पास एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बहुत इस तरह का ज्यादा होता है और आप एक्सरसाइज भी इवन करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये गौर से पढ़ सकते हो, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट 2 or more times or every time that it passes through the systemic circulation।
तो ये ना हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे पास होने से पहले ये ब्लड आपको दिखाया है कि कितनी बारी लंग्स में से होके आ रहा है। अगर लंग्स में से होके आ रहा है तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजनेटेड भी होगा। तो नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली ये साइनोसिस नहीं होता पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये एमसीक्यूज है और ये वाइवा क्वेश्चन है, प्रोफ में वाइवा में पूछा जाता है कि किस में साइनोसिस होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। तो आपने बताना है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में हमारे पास क्या होता है, साइनोसिस होता है, लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में यूजुअली नहीं होता। अब हम देखते हैं डिमिनिश कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व। तो आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास ऑब्वियसली कार्डिक रिजर्व इसमें कम होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये पहले से ही ज्यादा पंप करने की ट्राई कर रहा था, फॉर एग्जांपल आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस किसी को है, तो अब अंदर कुछ ब्लड तो शंट हो रहा है, तो इसकी वजह से आपने पढ़ा था जब ए बी शंट होता है या कोई भी शंट होता है तो आपको पता है कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है। तो कार्डिक आउटपुट पहले से इंक्रीज है, कार्डिक रिजर्व जो थे वो पहले से यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वो फर्दर कहाँ से इंक्रीज होंगे? मतलब एक चीज आप पहले से यूटिलाइज कर रहे हो तो वो फर्दर से इंक्रीज नहीं हो सकती ना। तो इसमें कार्डिक रिजर्व हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं। देखें, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग इज अबाउट 2 or more times the normal cardiac output। ये नॉर्मली पहले ही हो रही है। द मैक्सिमम इट कैन पंप आफ्टर हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट हैज अकर्ड। अब देखिए, जब किसी का पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है तो क्या हो रहा है, अब वो ज्यादा जब पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली हाइपरट्रोफी होगी क्योंकि वो नॉर्मल से ज्यादा पंप कर रहा है, तो ये हाइपरट्रोफी इनमें हो जाती है। फिर उसके बाद समटाइम्स हमारे पास एक्सेस ब्लड लंग्स में चल जाता है, एक्सेस फ्लो होने लग जाता है। जब ज्यादा इतनी ज्यादा पंपिंग होती है तो बहुत ज्यादा समटाइम्स होता है कि ब्लड हमारे पास एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में। तो जब ये बहुत ज्यादा हमारे पास लंग्स में चल जाता है तो एज अ रिजल्ट ये कंजेशन और पल्मोनरी एडीमा करवा सकता है। अब इसकी वजह से मरमर सुनाई देती है, इसको कहते हैं मशीन मरमर। ये एमसीक्यूज है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कौन सी मरमर सुनाई देती है, तो मशीनरी मरमर। ये मशीनरी मरमर सिस्टली में भी सुनाई देगी, डायस्टली में भी सुनाई देगी। सिस्टली में ये मरमर थोड़ी तेज हो जाएगी, डायस्टली में मरमर थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने डायग्रामेटिकली समझाया और कुछ बातें बताई हैं। आप जब रीड करेंगे हर यही बात लिखी हुई है, यही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका ट्रीटमेंट अब हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट सो यू कैन इजीली ट्रीट इट। आपको कोई ज्यादा मसला नहीं है। अब आपने जो बीच में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना, उसको लाइगेट कर देना है, उनको सेपरेट कर देना है, और ये वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल सर्जरी है हार्ट डिजीज में। तो इसका ट्रीटमेंट इजी है और मतलब इट इज अ ट्रीटेबल थिंग। तो इसमें बस याद रखना है मशीनरी मरमर, और एक याद रखना है कि इसमें साइनोसिस नहीं होता, इसमें समटाइम आपको मैंने बताया पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। नाउ कम्स टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, आप इधर भी पढ़ेंगे, वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में बस आपको पता होना चाहिए ये है राइट टू लेफ्ट शंट। So what is the example of left to right shunt? Patent ductus arteriosus. What is the example of right to left shunt? It is a tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot भी डायग्राम से समझाऊंगा, इसमें सब कुछ हुआ ही है, सब कुछ एम्ब्रियोलॉजी वाला है। सारा डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें, 4 एब्नॉर्मेलिटीज होती है जो आप डायग्राम से इजीली देख सकते हो। सबसे पहले तो आप डायग्राम से ये देखो कि हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है, जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है, जो सेपरेट कर रहा होता है राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसका डिफेक्ट है, यानी इसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। एक चीज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकंड चीज, एयोटा आप देख सकते हैं, एयोटा कहां से निकलती होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। इस केस में कहां से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। या आप देखें एयोटा की ओपनिंग हो रही है राइट वेंट्रिकल से, ये एयोटा की ओपनिंग, तो ये राइट वेंट्रिकल से हो रही है। तो ये सेकंड डिफेक्ट है। पहला डिफेक्ट क्या था? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, के जो वेंट्रिकल्स है दो उनके दरमियान में सेप्टा नहीं है। दूसरा डिफेक्ट क्या है कि जो आपका एयोटा है वो आपके राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो भी राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, यानी एयोटा को भी पंप राइट वेंट्रिकल ने करना है, आपके जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको भी राइट वेंट्रिकल ने करना है। इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकल का काम हो गया डबल। तो एज अ रिजल्ट जब राइट वेंट्रिकल को काम ज्यादा करने पड़ेगा तो उसकी हो जाएगी हाइपरट्रोफी। तो थर्ड चीज होती है इसमें हाइपरट्रोफी। इसमें अब 3 चीजें पड़ रही, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एयोर्टा ओरिजिनेट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, एंड हमारे पास आ गया थर्ड जो था राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी।
नाउ द लास्ट थिंग इज जो पल्मोनरी होती है उसकी स्टेनोसिस होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी स्टेनोसिस होती है। तो ये चार चीजें उसमें होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एओर्टा रीजनेट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो ये इसमें हर जगह पे ये चार चीजें इन्होंने बताई हुई हैं, तो ये आप लोगों को चार चीजें पता होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास अगर कोई पूछे कि साइनोसिस होता है कि नहीं, तो यस, इसमें साइनोसिस प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, आप इधर अगर देखें तो बेबी इज साइनोटिक, तो ये एक एमसीक्यू है। मेजरमेंट ऑफ हाई सिस्टोलिक प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल रिकॉर्डेड थ्रू द कैथीटर। तो देखें, अब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर तो ऑब्वियसली हाई होगा ना, तो आपने पढ़ा कि वैसे राइट वेंट्रिकल का प्रेशर लो होता है, तो आप इसमें कैथीटर डालेंगे, जब कैथीटर राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो आप नोट करेंगे इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी भी हुई है, राइट वेंट्रिकल ने एओर्टा में भी पंप करना है, राइट वेंट्रिकल ने आर्टरी में भी पंप करना है, तो डबल वर्क, डबल शिफ्ट कर रहा है, तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक चेंजेस इन रेडियोलॉजिकल, आप रेडियोलॉजी देखेंगे तो आपको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी नजर आएगी, तो आपको पता लग जाएगा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी आ गई, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर हाई नजर आ गया, साइनोसिस नजर आ गया, और एंजियोग्राम एक्सरे शोइंग एबनॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर होल। तो आपने देखा है कि इंटरवेंट्रिकुलर वरना सेप्टल डिफेक्ट नहीं होता, तो अब इस एंजियोग्राम के थ्रू आपको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ मैनिफेस्टेशंस है, अगर आपको मेन चीज पता है तो आपको ये प्रिडिक्ट करने में कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कम टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? So tetralogy of palate can usually be treated by successfully with the surgery. यानी ये ट्रीटमेंट है। द यूजुअल ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो जो डिफेक्ट है वो सही करने हैं। एक हमने कहा था इसमें स्टेनोसिस होती है पल्मोनरी, वो खत्म करेंगे। सेप्टल डिफेक्ट होता है, वो खत्म करेंगे। एओर्टा हमारे पास राइट वेंट्रिकल से निकलती है, उसको खत्म करेंगे। अब जब ये सारा खत्म करेंगे, चौथी चीज से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, वो तो खुद ही रिवर्ट होगी, वो खुद वो कंडीशन हो चुकी है अगर हो जाती है। मतलब ये तीन मेन डिफेक्ट है जो कि ट्रीटेबल है, जिसमें आप देखते हैं स्टेनोसिस खत्म कर सकते हैं, वो कर देंगे, और इसके अलावा हम बाकी दो चीजें जो है वो खत्म कर देंगे। अब कॉजेज ऑफ जेनिटल एबनॉर्मेलिटी, तो इसमें आप कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी के बारे में यही है कि इसकी एक कॉज होती है बहुत ज्यादा, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज करवा देती हैं। फिर उसके अलावा कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज की कॉज होती है कोई आप इनटेक करें ऐसा सब्सटेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि खतरनाक हो बॉडी के लिए। उसके अलावा कुछ होती है हेरिडिटरी। अब फॉर एग्जांपल किसी की मदर को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, तो उसकी बेबी को जो है ना, उसके बेबी को बहुत से चांसेस हो गए कि उसको हार्ट डिफेक्ट हो, तो मतलब ये हेरिडिटरी भी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन ड्यूरिंग द कार्डिक सर्जरी। जब कार्डिक सर्जरी होती है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल हार्ट कार्डिक सर्कुलेशन क्या होती है, और उसके अलावा हम देखेंगे हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट जो होती है वल्वुलर और कंजेनिटल डिजीज में। सो दीज आर द लास्ट टू टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन क्या होती है? जब आपने कार्डिक सर्जरी करनी है तो ऑब्वियसली बॉडी में पंप ब्लड करना है, क्योंकि ब्लड की अगर पंपिंग ही हम स्टॉप कर देंगे बिल्कुल और बॉडी में ब्लड जाएगा नहीं, तो वो कोगुलेट हो जाएगा और बॉडी में मतलब अगर पंप नहीं होगा ब्लड तो बंदे की डेथ हो जाएगी। तो सर्जरी के दरमियान में बंदे को मशीन से अटैच कर दिया जाता है जो कि उस टाइम हार्ट का वर्क फंक्शन करेगी, और ये एक बड़ी सी मशीन होती है जिस जो मतलब हार्ट का फंक्शन उस टाइम परफॉर्म कर रही होती है, उस टाइम लंग्स का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। लंग्स का फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है कि वो उसको ऑक्सीजनेट कर रही होती है, और हार्ट का फंक्शन कैसे कर रही होती है कि वो सारा ब्लड पंप कर रही होती है। तो इसमें मेथड में जस्ट हल्का सा आपको ब्रीफली पता होना चाहिए कि इसमें जो बबलिंग ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर एंटर की जाती है, जबकि आपको पता है बबलिंग ऑक्सीजन, वैसे बबल अगर हमारे आ जाए तो एयर एम्बुलेंस की वजह से डेथ हो सकती है। तो बबलिंग ऑक्सीजन तो एंटर की जाती है बट वो बबल्स रिमूव भी किए जाते हैं। फिर जो ब्लड है इसको प्लास्टिक सरफेस पे फेंका जाता है, फिर रोटेट जो डिस्क होती है उस पर रोटेट किया जाता है। एज अ रिजल्ट फिर उनको उन ट्यूब्स में से पास फिर होना पड़ता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन वापस अंदर चल जाए। तो हमारे पास ये सारी जो परमेबल टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये सारा मेथड होता है इससे, ताकि बबलिंग रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन एंटर हो जाए। जब ये दोनों चीजें होगी तो ब्लड अंदर एंटर हो जाएगा।
अब हमने ये ट्यूब में एक बहुत बड़ा ख्याल रखना होता है कि हेमोलिसिस ना हो जाए। आपको पता है कि हमारा जब ब्लड किसी सरफेस पे अटैच हो जाता है, किसी सरफेस से लगता है, तो एज अ रिजल्ट उसकी हेमोलिसिस हो जाती है, सिवाय कुछ सरफेसेस के। इसकी सरफेस बड़े स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती है ताकि वहां पे कोई हमारे पास हेमोलिसिस ना हो जाए। तो हमारे पास आप देख सकते हैं डेवलपमेंट, इसमें स्मॉल ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, एम्बुलस बन सकते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन एयर एम्बुलस बन सकता है। तो इसमें ना ब्लड क्लोटिंग ना हो तो हमने हेपरिन यूज करना होता है। हेपरिन इज एन एंटीकोगुलेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो हम इसमें हेपरिन यूज करते हैं ताकि हम ब्लड कोगुलेशन से बचा सकें। तो ये सारा कुछ इकट्ठा इसमें हो रहा होता है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन में यही बताया गया। नेक्स्ट हम हाइपरट्रॉफी के बारे में, लास्ट टॉपिक इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाइपरट्रॉफी होती है वॉल्वुलर डिजीज में और कंजेनिटल हार्ट डिजीज। आपने वॉल्वुलर डिजीज में पता है कि प्रॉपरली ब्लड या तो एंटर नहीं हो पा रहा या बाहर नहीं जा पा रहा, तो उसकी वजह से हार्ट को फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है टू मेंटेन द ब्लड पंपिंग, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। इसके अब डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो ये ना हाइपरटेंशन में यूजुअली कार्डिक हाइपरट्रॉफी होती है। कुछ आपने पढ़ लिया अभी के कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में वाल्वुलर कभी कभी होता है कि फिजियोलॉजिकल भी होती है। फिजियोलॉजिकल किसमें होती है? फॉर एग्जांपल एथलीट्स जो मैराथन रेसर्स होते हैं, उनमें हार्ट को कार्डिक आउटपुट ज्यादा चाहिए होता है जब उन्होंने लॉन्ग रेसेस भागनी होती है, तो उनमें ये हुई होती है। लेकिन इसके नुकसान भी है। हमारे पास जो एक्सट्रीम हाइपरट्रॉफी है ना, ये हार्ट फेलियर करवा सकती है। अब आप सोच रहे होगे किस तरह। अब जब हार्ट बड़ा हो गया है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो समटाइम्स कोरोनरी वेसल्स उतनी ग्रो नहीं करती जितना हार्ट के मसल्स ग्रो कर जाते हैं। तो हार्ट को ब्लड उतना ही जा रहा है, बट हार्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल 6 साल का बच्चा है, उसके खाने की रिक्वायरमेंट कम है। 18 साल का बच्चा है, अब उसको उतना ही खाना देगा, उसके लिए तो वो कम है ना। तो हाइपरट्रॉफी में ये चीज हो रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो दूसरी रीजन है, जब हाइपरट्रॉफी होती है ना, जो सब एंडोकार्डियल मसल होते हैं, वहां पे वो कोरोनरी ब्लड वेसल्स को समटाइम्स दबा देते हैं। जो हमारे पास एंडोकार्डियल मसल होते हैं, वो सब एंडोकार्डियल वेसल जो होती है, कोरोनरी वेसल होती है, उनको कंप्रेस कर देते हैं कि उधर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ये रीजन होती है। उसके अलावा इंजाइनल पेन भी हमें यूजुअली इनमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। जब कोरोनरी ब्लड फ्लो आपको पता है कि प्रॉपर ना हो रही हो, हाइपोक्सिया हो रहा हो, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और इंजाइनल पेन होगी। और जो लास्ट चीज है वो आप लोगों ने याद रखनी है, एरिथमिया। कोई भी ऐसी डिजीज जो हाइपरट्रॉफी करवाती है, हाइपरट्रॉफी करवाएगी तो हार्ट का साइज इंक्रीज करेगा। हार्ट का साइज जब आपको पता है इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से हमारे पास होता है एरिथमिया। So this is the end of this chapter. Thank you very much for watching.